नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम जो ये सीरीज़ लेकर आए हैं और उस सीरीज़ का जो है आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो लगभग जो है हमने सारे कंप्लीट कर लिए और आज हमारा टॉपिक शायद लास्ट हो सकता है इस सीरीज़ का, और वो है मापक और मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन, मापन और क्या है आंकलन। इससे संबंधित जो प्रश्न है बहुत सारे आते हैं आपके जो है फर्स्ट ग्रेड से लेकर सीटेट, थर्ड ग्रेड सभी एग्जाम्स में जो है ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न होगा वो देखिए आपके सामने क्या है। पहला जो प्रश्न है वह है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। CCE इसको बोलते हैं, है ना। तो इसकी आवश्यकता क्यों है। ऑप्शन ए में देखिए शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए। ऑप्शन बी में है शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए। ऑप्शन सी है जल्दी की परीक्षा वाली गलतियों की, है ना, जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए। और ऑप्शन डी है यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है ना। देखो, शिक्षण के साथ परीक्षण की तालमेल बिठाने के लिए, या बोर्ड परीक्षाओं की जवाबदेही को कम करने के लिए, या जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारने के लिए, है ना। और डी है आपका यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है ना। तो आपको यहाँ पर जो है सही आंसर जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि क्या है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाए, उसको दर्ज किया जाए और उसमें सुधार किया जाए। ये इस चीज के लिए, यानी इसके लिए जो है हमें सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए, है ना, रचनात्मक जो हम उत्तर लिखते हैं उनके लिए क्या चाहिए, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए जिस पर हम रचनात्मक उत्तर लिख सकें। पहला ऑप्शन देखिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। ऑप्शन बी में है तथ्य परक प्रश्न। ऑप्शन सी में है सीमित उत्तर वाले प्रश्न और ऑप्शन डी में है प्रत्यक्ष प्रश्न, है ना। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा मुक्त उत्तरीय प्रश्न, यानी कि ऐसे प्रश्न हो जिन पर हम क्या कर सके, उत्तर जो है मुक्त रूप से लिख सके, कोई सीमा ना हो, तब हम रचनात्मक उत्तरों को जो है इन प्रश्नों में, मुक्त उत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत रचनात्मक उत्तरों को लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका यहाँ पर देश है में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन करती है, यानी कि किस प्रकार के मूल्यांकन में मापन की भूमिका जो है सारी जो हम कुशलताएं सीख जाते हैं उसमें निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन करती है। तो किस प्रकार का मूल्यांकन होगा। ऑप्शन ए में देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी में योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन डी में निदानात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन सी में है निदानात्मक मूल्यांकन और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि किस प्रकार के मूल्यांकन को हमें जो है देखना है कि मापन की भूमिकाओं में कुशलता निष्पादन का एक अवलोकन, संपूर्ण अवलोकन के बारे में बताता है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह आपका बिल्कुल सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है ना, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहा जाता है ना, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में है वैधता,
ऑप्शन बी में है विश्वसनीयता, ऑप्शन सी में है वस्तुनिष्ठता और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यानी कि जो हम मूल्यांकन में जो स्थायित्व होता है उस परीक्षा को हम क्या कहते हैं, है ना। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि विश्वसनीयता कहते हैं। इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनको विश्वसनीय परीक्षाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की, है ना, योग्यता का आंकलन करते हैं। यानी कि बहुविकल्पी जो प्रश्न है वह बच्चों की किस योग्यता का आंकलन करते हैं। देखते हैं, देखो ऑप्शन ए में है आपका सही उत्तर की पहचान करने में, ऑप्शन बी है सही उत्तर का निर्माण करने में, ऑप्शन सी है सही उत्तर की व्याख्या करने में और ऑप्शन डी है सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने में, है ना। तो किसकी योग्यता का आंकलन होगा? ऑप्शन जो ए है आपका वो बिल्कुल सही है, यानी कि सही उत्तर की पहचान करने में बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वह बच्चों की योग्यता का आंकलन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों में नैतिक मूल्यांकन को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है। नैतिक मूल्यों को, सॉरी मूल्यांकन नहीं है, बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका है ना। यानी कि जब हम नैतिक मूल्यों का बालक में विकास करते हैं तो उसके लिए कौन सा तरीका सही होगा? ऑप्शन ए देखिए, प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना। ऑप्शन बी में है विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना। शिक्षकों एवं, ऑप्शन सी में है शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना और ऑप्शन डी में है विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर करना सिखाना, है ना। नैतिक मूल्यों का विकास करना है, उसके लिए सबसे उत्तम तरीका कौन सा होगा, सर्वाधिक उचित तरीका कौन सा होगा, है ना। तो आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन होगा डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, है ना। कैसे होगा देखिए, क्या करना है, विद्यार्थियों को नैतिक और अनैतिक के बीच में, है ना, कि नैतिकता क्या है और अनैतिकता क्या है, नैतिकता के क्या परिणाम होते हैं, अनैतिकता के क्या परिणाम होते हैं, नैतिकता से हमारे व्यक्तित्व का विकास किस ओर होता है और अनैतिकता से हमारे व्यक्तित्व का विकास किस ओर होता है। जब बच्चे इन दोनों में अंतर करना सीख जाएंगे तो उनमें नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है ना। यानी कि मूल्यांकन की जो प्रविधि है, मूल्यांकन स्वयं एक विधि है लेकिन उसकी जो प्रविधियां हैं वो कौन सी है? देखिए, ऑप्शन ए है प्रश्नावली, ऑप्शन बी है साक्षात्कार, ऑप्शन सी है मत सूची और ऑप्शन डी है ये सभी, है ना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह सही होगा, यानी प्रश्नावली भी मूल्यांकन की विधि है, प्रविधि है, साक्षात्कार भी मूल्यांकन की प्रविधि है और मत सूची भी क्या है, मूल्यांकन की एक प्रविधि के रूप में मानी जाती है। ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के लिए आंकलन, है ना। सीखने के लिए आंकलन है, क्या करता है? देखो, ऑप्शन ए अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी में है ग्रेड्स, यहाँ पे ग्रेड्स होगा, है ना, ग्रेड्स देने के लिए जो ग्रेड्स होता है, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है और ऑप्शन डी है आपका विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आंकलन गतिविधि है ना। तो आंकलन, सीखने के लिए आंकलन क्या करता है, वही चीज़ें, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। ठीक है ना, अलग अलग करना और रैंक देना कोई प्रयोजन नहीं, ग्रेड्स का महत्व देना ये भी नहीं, विशिष्ट भी नहीं है, अपने आप में आंकलन गतिविधि है ये भी नहीं होगा। ऑप्शन जो ए होगा वह आपका बिल्कुल सही होगा, यानी अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। आंकलन क्या करता है सीखने के लिए? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन है ना। सतत और व्यापक मूल्यांकन में यहाँ पर हम व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं कि क्या है व्यापक मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन ए में देखते हैं समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक या भावात्मक क्षेत्र एवं मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन,
और ऑप्शन डी में है संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, यानी कि व्यापक मूल्यांकन किस प्रकार का मूल्यांकन है हमें यहाँ पर देखना है। तो देखिए, समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन नहीं है, सभी विषयों का मूल्यांकन नहीं है, और संज्ञानात्मक क्षेत्र केवल एक क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका सी बचता है, वो बिल्कुल सही है। क्या कहता है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोगत्यात्मक क्षेत्र, तीनों ही क्षेत्रों का जो मूल्यांकन है वह व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में यानी सीखने का शिक्षा में क्या योगदान है? ऑप्शन ए है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन बी है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, ऑप्शन सी है समायोजन में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, है ना। तो सीधी सी बात है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और उसका आंसर जो होगा वह होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। चले नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 11वें क्वेश्चन में शैक्षिक मूल्यांकन में विकास का अर्थ है। शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत विकास का क्या अर्थ है वही देखना है हमें। ऑप्शन ए में देखिए छात्रों की प्रगति का आंकलन, ऑप्शन बी में है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन सी में है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना, और ऑप्शन डी में है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या होगा इसमें? विकास का अर्थ बताना है किसके अंतर्गत? शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही होगा, यानी कि विद्यार्थियों की प्रगति का आंकलन करना शैक्षिक मूल्यांकन में विकास का अर्थ है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्या कहता है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। ये पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इजी है। ऑप्शन ए देखिए छात्र की आवश्यकता का पता लगाना, ऑप्शन बी में है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, ऑप्शन सी है छात्रों के अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना, और ऑप्शन डी है स्वस्थ परीक्षण करना, है ना। मूल्यांकन क्या है ये बताना है हमको, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका जो है बहुत ही सही आंसर माना जाएगा। कैसे? छात्रों के अधिगम की सफलता असफलता का अध्ययन करना, सिर्फ सफलता का ही नहीं असफलता का अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है ना, ये है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। वह जांच करना चाह रहा है ना। मूल्यांकन की विशेषताएं हैं, क्या क्या है? वैधता है, वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है, व्यवहारिकता है, उपयोगिता है ना। ये सारी चीज़ें जो है ये मूल्यांकन की विशेषता है। तो देखो क्या करना चाह रहा है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक, यानी कि एक पेपर तैयार किया है, एक परीक्षण तैयार किया है बच्चों के जो मूल्यांकन के लिए, है ना। तो एक शिक्षक ने प्राप्तांकों की निरंतरता की जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के, है ना, एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर यह क्या करते हैं? परीक्षण प्रशासित करते हैं, है ना। तो वह क्या करना चाह रहा है, यानी कि किसकी जांच करना चाह रहा है? ऑप्शन ए में देखिए वैधता की, ऑप्शन बी में विश्वसनीयता की, ऑप्शन सी में वस्तुनिष्ठता की, और ऑप्शन डी में है उपयोगिता की, है ना। किसकी जांच करेगा वह? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है वह सही होगा, यानी कि जो है इस जांच क्या जांच करना चाह रहा है? विश्वसनीयता की जांच करना चाह रहा है कि हम ये जो परीक्षण तैयार किया गया है वह कितना विश्वसनीय है। नेक्स्ट, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में देखिए उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, ऑप्शन बी में है छात्र, अध्यापक और उद्देश्य, ऑप्शन सी में है छात्र, समाज और अध्यापक, ऑप्शन डी में है छात्र, परिणाम और परीक्षा। ठीक है ना। तो बताइए कौन सा होगा आपका आंसर? सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है हम मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमारे उद्देश्य, अधिगम अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण जो संसाधन है उनको हम यहाँ पर महत्वपूर्ण मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। किस पर बल देता है? ऑप्शन ए देखिए बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर, ऑप्शन बी में है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण पर, ऑप्शन सी में है
को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जा सकता है इस पर। और ऑप्शन डी में है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य पर, है ना। तो इन चारों ऑप्शन में से जो है आपका ऑप्शन सी सही है, यानी कि सीखने को किस प्रकार अवलोकित किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए, उसका रिकॉर्ड रखा जाए और उसमें सुधार किया जाए, इन सब पर बल देता है। कौन बल देता है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है ना। संवादात्मक प्रक्रिया एक छात्र और एक शिक्षक के बीच, है ना, संवादात्मक प्रक्रिया जो क्या करती है, उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, वह कहलाती है। ऑप्शन ए में देखिए मूल्यांकन, ऑप्शन बी में है आंकलन, ऑप्शन सी में है दोनों और ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा वह सही है, यानी कि दोनों के बीच जो संवादात्मक प्रक्रिया होती है जो सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है, उसमें मूल्यांकन और आंकलन दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अधिगम में आंकलन किस लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आंकलन की बात कर रहे हैं कि किस लिए आंकलन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए में देखिए ग्रेड और अंकों के लिए, ऑप्शन बी में पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, ऑप्शन सी में है जांच परीक्षण के लिए और ऑप्शन डी में है प्रेरणा के लिए। यानी कि आंकलन जो है अधिगम में किसके लिए आवश्यक है? प्रेरित करने के लिए, यानी ऑप्शन डी जो है आपका वो सही है, प्रेरणा देने के लिए, यानी प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 18वां क्वेश्चन देखिए, विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है ना। विद्यालय आधारित आंकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ऑप्शन ए में देखिए आंकलन बहुत मितव्ययी होना चाहिए, ऑप्शन बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, ऑप्शन सी है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, इसके लिए आंकलन होना चाहिए, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है ना। विद्यालय आधारित आंकलन पूछा है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, है ना। यानी कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर आंकलन जो है मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है। विद्यालय आधारित आंकलन की जब बात करते हैं तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आएगा। 19वां क्वेश्चन आ गया है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन सी में देखते हैं, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों में विद्यार्थियों ने कितना अच्छा संपादित किया है का पता लगाना, ठीक है ना। विभिन्न समय विशेष में और विभिन्न कार्यों में विद्यार्थियों ने कितना अच्छा काम किया है उसका पता लगाना। ऑप्शन बी में है अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड प्रदान न करना, है ना, ठीक है। सी में है ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समान होगा, यहाँ पर अपने साथियों के समान संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। और ऑप्शन डी है आपका अगली इकाई के अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना, है ना। तो इसमें देखिए योगात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वह बताना है ना। तो यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही। क्या होगा ऑप्शन ए, समय विशेष में, है ना, समय विशेष में और विभिन्न कार्यों में विद्यार्थियों ने कितना अच्छा काम किया है उसका पता लगाना योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की बात हो रही है कि उसकी सफलता किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखेंगे हम, ए में है समय व अवधि पर, ऑप्शन बी में है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, ऑप्शन सी में है उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर
और ऑप्शन डी में है आपका भाषिक नियमों के ज्ञान पर, है ना। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। आपका ये चारों ही ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर लिखे गए हैं, उनमें से हमें सही ऑप्शन देखना है। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही होगा। कैसे होगा? समस्या के कारणों की पहचान करना कि समस्या किस कारण से हुई है, समस्या का क्या प्रमुख कारण है, उसकी पहचान करना उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन को, है ना, मूल्यांकन को देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए में देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, है ना, वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्य पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन को, ये सही है। या फिर ऑप्शन बी में है, एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए मूल्यांकन को। ऑप्शन सी में है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन को। और ऑप्शन डी है, केवल नंबरों या अंकों के संदर्भ में करना चाहिए मूल्यांकन, है ना। तो देखिए ये तो सही नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। सीधी सी बात है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन, है ना। मूल्यांकन कोई ये नहीं है कि केवल लिखित कार्यों पर आधारित हो या नंबरों के संदर्भ में दिया जाए या एक अलग गतिविधि के रूप में उसको लिया जाए, ये भी नहीं। शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसी के एक भाग के रूप में मूल्यांकन को माना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है ना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। ऑप्शन ए में देखिए, केवल संरचनात्मक आंकलन। ऑप्शन बी में है केवल संकल्पनात्मक आंकलन। ऑप्शन सी में है न तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक आंकलन। और ऑप्शन डी में है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकल्पनात्मक आंकलन का प्रयोग करना, है ना। केवल संरचनात्मक कल्पनात्मक नहीं होगा और ना ये दोनों ही होगा, बल्कि दोनों को हमको साथ लेना है, लेकिन विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका वह बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने अनुभवों और सुझावों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर राम उपकरण की मरम्मत करता है, यह उपयोग करता है ना। कौन सा उपयोग करता है, यानी अपने सुझाव और अपने अनुभव के आधार पर, सुझाव और अनुभवों के आधार पर उपकरणों में खराबी की परिकल्पना का परीक्षण कर राम उपकरण की मरम्मत करता है ना। तो वह किस उपयोग का, यानी कि वह किस विधि को, है ना, इस उपकरण की जो मरम्मत करनी है, उसको सही करना है, वह किस विधि के द्वारा करेगा या किस विधि का इसमें उपयोग करेगा, ये आंकलन होगा ना। कलन नहीं होकर आंकलन होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का और अनुमानी विधि का या अंतर्दृष्टि विधि का, किस प्रकार की विधि का वह उपयोग करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही होगा, ठीक है ना। अंकलन या कलन विधि के द्वारा जो है राम उस उपकरण की मरम्मत करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का 24वां क्वेश्चन कहता है, विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उनके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है। वापस आ गया ये, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। ऑप्शन ए में देखिए मूल्यांकन, ऑप्शन बी में है आंकलन, ऑप्शन सी में है दोनों और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं, डबल बार आ गया है, कोई बात नहीं। तो मूल्यांकन और आंकलन के द्वारा जो है विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच जो एक संवादात्मक प्रक्रिया हो रही है उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान के अतिरिक्त, है ना, इसके अलावा सभी सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं, है ना। चलिए कौन कौन से हैं देखते हैं। ऑप्शन ए में है विद्यार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना। ऑप्शन बी में है अवसर लेने हेतु शिक्षार्थी के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। ऑप्शन सी है पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना।
ऑप्शन डी है जितनी संभावना है शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण देना या परीक्षण करना। ठीक है, यानी कि सीखने के रूप में आंकलन को बढ़ावा देते हैं, किसके अलावा, है ना। कौन कौन से देखिए, आंतरिक पृष्ठ पोषण देना सही है ना। अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करना, ठीक है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, ये भी ठीक है। लेकिन इसके अलावा, है ना, यानी कि ये जो है आपका ऑप्शन डी वह सही होगा। जितनी संभावना हो, है ना, जितनी संभावना है शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण करना, इसके अलावा, है ना, बाकी सब जो है वह क्या करते हैं, आंकलन को बढ़ावा देते हैं सीखने के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में देखिए, वह छोटा होता है ना। विशेषता, बड़ी विशेषता की बात करें, क्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न छोटा होता है। ऑप्शन बी में है, वह जल्दी समझ में आ जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जल्दी समझ में आ जाते हैं। ऑप्शन सी में है, उसका एक ही उत्तर होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है। और ऑप्शन डी है, इनके कई उत्तर होते हैं, है ना। तो इसकी जो विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। तो छोटा होता है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, है ना। तो ऑप्शन सी है, यानी कि उसका एक ही उत्तर होता है। यही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो आपका सी है वह सही होगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वह ख़त्म होने जा रही है। आज अपने 26 क्वेश्चंस जो है हमने विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, ये सी टेट में, रीट में, यूपी टेट में, है ना, सबका संकलन करके आपके सामने लाया गया है। आशा करती हूँ जो ये हमने एक सीरीज़ चालू की है, आज उस सीरीज़ की जो है अंतिम क्लास है हमारी मूल्यांकन और मापन। अगर कोई आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट ज़रूर करें, तो हम आपके सामने उस टॉपिक को लेकर आपके सामने ज़रूर आएंगे और क्वेश्चंस को लेकर। थैंक यू।